हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, हाई स्कूल मैथ का आपका 5 चैप्टर खत्म है पूरा का पूरा। जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा बेटा, अध्याय 6 होगा ये त्रिभुज, ट्रायंगल्स। ध्यान दीजिए, त्रिभुज है तो त्रिभुज को पढ़ने से पहले ये कक्षा 10 की मैथ से पहले ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9 में आप सर्वांग समता की संकल्पना आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग समता किसे कहेंगे, इसके बाद कक्षा 10 में बेटा समरूपता। तो ध्यान देंगे आप लोग, सर्वांग समता कक्षा 9th की है तो कक्षा 9th में आपको सर्वांग समता पढ़ाएं। जो लोग नहीं पढ़े हैं सर्वांग समता कक्षा 9th में नहीं पढ़े हैं उसके लिए घबराने की जरूरत 1% नहीं बच्चों। धैर्य के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको सर्वांग समता और समरूपता दोनों में डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीज बताने वाला हूं। तो आइएगा देखिए, हम सर्वांग समता की संकल्पना लिए हैं तो इसमें क्या होता है समझिएगा। पहली बात तो बच्चों ध्यान देंगे, सर्वांग समता का चिन्ह होता है ये। सर्वांग समता का चिन्ह का मतलब होता है समरूप का चिन्ह ये होता है। सर्वांग सम ये बराबर भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वांग सम का चिन्ह ये और समरूप का चिन्ह ये होता है। पहली बात ये समझ लीजिए। अब इसमें सर्वांग समता में क्या होता है और समरूपता में क्या होता है सारा चीज लिख रखा है। आइए हम एक एक करके समझाते बच्चों क्या होता है इसमें यार। देखेंगे पहली बात तो ये लिखा सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। सर्वांग सम इसका मतलब है जैसे देखो मैं खड़ा हूं, मेरे ही बराबर, ध्यान दीजिएगा, मेरे ही बराबर एक और आदमी खड़ा कर दो या हम ही खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी प्रतिमा बना दो एकदम हूबहू। जैसे मेरे नाक की बनावट है, जैसे मेरा ये शेप है, जैसा मेरा सर गर्दन सब कुछ एकदम हूबहू, एंगल सही, समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरी कॉपी जैसे मैं खड़ा हूं फिर ये मैं खड़ा हूं तो सर्वांग सम, मेरे अंग सारे समान है, समझिएगा। तो उसी को सर्वांग सम बोलेंगे। यहां पर देखेंगे क्या है, यहां पर लिख रखा हमने क्या है, समान आकार एवं समान माप। समान माप कहो या आमाप कहो, आकार समान होना चाहिए। आकार समान का मतलब जैसे हमने बताया कि समान आकार, तो समान आकार का मतलब मेरे जैसा एक लोग और खड़े, समझिएगा। तो मैं ही खड़ा हूं एकदम हूबहू, तो समान आकार एवं समान माप। माप बोले या आमाप बोले, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते बेटा, ये समान आकार, आकार को कहते हैं शेप और माप को कहते हैं साइज। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो आकार को लिखते बेटा शेप, SHAPE, शेप बोलते हैं। और माप या आमाप को बोलते बेटा साइज, SIZD, ये इसको बोलते हैं साइज। शेप एंड साइज, ध्यान दीजिएगा, आकार और माप दोनों सेम है तब तो ये क्या है, सर्वांग सम है, नहीं तो क्या है समझिएगा। जैसे देखेंगे, अच्छा इसमें देख लिया जाए, थोड़ा सा तुलना कर लिया जाए, इसमें क्या होता है, समरूपता की संकल्पना क्या है, समान आकार हो लेकिन माप, माप या अमाप का समान होना जरूरी नहीं है, समझिएगा। इसकी परिभाषा, समरूपता की परिभाषा, समरूप का परिभाषा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दो बहुभुज अगर हैं, बहुभुज का मतलब त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जो भी है, दो बहुभुज है, दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं, सॉरी, कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारी चीज चलने वाली है, इन्हीं फिगरों के साथ हम आपको समझाने वाले, समझिएगा बेटा। अब दोनों चीज तुलनात्मक ढंग से आपको समझा देंगे, कभी आप भूल नहीं सकते। देखिएगा बेटा, इसमें करा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वर्ग है, तो वर्ग में देखेंगे 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग। यहां हमने लिखा बेटा वर्ग, समझो।
वर्ग लिखा तो 10 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्ग है, ये 10 10 10 यानी चारों वर्ग की भुजा क्या होती है, सभी समान होती है। तो ये चारों भुजा क्या 10 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, 8 सेंटीमीटर का वर्ग दूसरा है, तीसरा 6 सेंटीमीटर का है, चौथा भी 6 सेंटीमीटर का। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये सभी वर्ग है, सभी क्या है, वर्ग है, लेकिन ये क्या है, सर्वांग समता है, इसमें सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम, सभी अंग समान होने चाहिए। इसके अंग क्या है भाई, इसका अंग क्या है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। ये 8 सेंटीमीटर वाला भुजा, इसका मतलब अंग इसके समान है। अंग समान नहीं है, सर्वांग सम नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सर्वांग सम हो सकते हैं, जो अंग समान है। जैसे देखो 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग ये तीसरा, और 6 सेंटीमीटर का भुजा चौथा। इसका मतलब ये 6 सेंटीमीटर का वर्ग ये तीसरा है, और चौथा भी 6 सेंटीमीटर वर्ग है। इसका मतलब है, और ये क्या है बेटा, वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो इसका मतलब है, ध्यान देंगे, ये क्या है, समान आकार। तो आकार तो आपका क्या, शेप, शेप का मतलब वर्ग है, ये भी वर्ग है, शेप आ गया वर्ग का। अब देखो, एवं समान माप या आमाप, तो साइज भी इसकी सेम है, 6 सेंटीमीटर भुजा का, 6 सेंटीमीटर भुजा का। इसका मतलब है सर्वांग सम, इसके अंग समान, सर्वांग सम होंगे। क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे, तो ध्यान देंगे, वर्ग ऐसे लिखना, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिख देंगे, वर्ग 3 सर्वांग सम है वर्ग 4 के, वर्ग 4 के। समझ में आ गया। इसका नामकरण भी हो सकता है, ABCD PQRS, मतलब नामकरण कर सकते हो, उसमें दिक्कत। तो हमने 1 2 3 4 5 लिखा, अगर ABC लिख देते तो एकदम भर जाता बोर्ड, उसमें समझ में नहीं आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 का यूज किया। समझिएगा बेटा, फिर से समझिए, सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है बेटा, सभी अंग समान हो। तो शेप एंड साइज, ध्यान दीजिएगा, शेप का मतलब आकार, आकार क्या है, वर्ग के आकार का है, वर्ग ये भी, वर्ग ये भी। और माप, माप का मतलब होता है साइज या आमाप। क्लियर है। तो माप इसके 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो आप इसको चिन्ह ऐसे लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। आइए अब कुछ आकृति और लिए, जैसे ये वर्ग हो गया। अब वृत्त देखते हैं। वृत्त में देखेंगे 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या होता है बेटा। ये क्या है, ये वृत्त है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पहले वृत्त, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें 10 सेंटीमीटर का फिर दूसरा भी है, तीसरा 6 सेंटीमीटर का है, और चौथा 2 सेंटीमीटर का है। अब इसमें देखो, पहली बात तो हम सर्वांग समता की बात करेंगे, फिर समरूपता की बात कर रहे हैं। अभी रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बेटा, समझिएगा। यहां पर 10 सेंटीमीटर, यहां पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, अगर इसको उठाओगे तो इसी पे लैप कर जाएगा। इसका मतलब है इसके सभी अंग समान है, तो सर्वांग सम हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर कोण का दिक्कत नहीं होगा। आपका क्या होना चाहिए, इसका परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा, समान आकार यानी शेप और साइज, मतलब आकार और आमाप दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आकार कैसा है, वृत्त का, ये भी आकार किसका है, वृत्त का, ये भी आकार किसका है, वृत्त का, ये भी आकार किसका है, वृत्त का। चारों वृत्त हैं, ये तो मिल गया, क्या आकार मिल गया, शेप मिल गया, लेकिन क्या साइज भी सेम है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो समझ लिए क्या है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो माप में देखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं, इसमें कोई रिलेशन नहीं, लेकिन इसमें 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी। इसका मतलब इसका साइज भी क्या है, सेम है। तब आप कह दोगे वृत्त 1, वृत्त 1, वृत्त 2 के क्या है, 2 के क्या बेटा, सर्वांग सम, सर्वांग सम है। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा बेटा, ये कुछ त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज लिए, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो अब बताओ, ये सभी समकोण दिख रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और सुनिएगा, ये कोण देखो, ये कोण 2 पाई लिखे, 2 पाई लिखे, यहाँ 1 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 1 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 1 पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 1 पाई। समझिएगा बेटा। तो अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि भाई सब समकोण त्रिभुज है, तो ये मिल गया क्या, इसका आकार मिल गया। आकार क्या मिला, सब समकोण त्रिभुज है, ये तो मिल गया।
लेकिन अब देखो माप क्या इसका, आमाप भी, साइज, शेप तो हो गया, साइज देखो, साइज क्या है, समान निकल गया तो सर्वांग सम, नहीं तो क्या है, फिर आगे देखा जाएगा क्या है, समझा रहे हैं। तो बताओ बेटा इसका क्या है, ये क्या है 12 है, ये 9 है और ये क्या है 15 है। समझिएगा ये 12 और ये 9 और ये 15 है, यहां भी 15, यहां भी 12, यहां भी 9, सॉरी यहां भी 12, यहां भी 9 और यहां भी क्या 15। तो इसका मतलब है इसका पूरी की पूरी साइज, पूरा का पूरा कोण एकदम बराबर है, तो सर्वांग सम हो जाएगा। तो अर्थात इसका मतलब समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होगा बेटा। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पहला, ये पहला सर्वांग सम हो जाएगा समकोण त्रिभुज दूसरी के। समझ में आ गया होगा, ये तो रही आपकी सर्वांग समता। अब हम समरूपता की बात करेंगे। आइए अब समरूपता की चर्चा कर लिया जाए बच्चों। समरूपता की चर्चा करने से पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा क्या है, समान आकार हो, आकार समान हो, इसका मतलब आकार का मतलब उसका शेप, क्या बेटा शेप, आकार क्या, जैसे गोला है तो मतलब वृत्त है तो वृत्त, त्रिभुज है त्रिभुज, ये समान आकार हो, माप या अमाप का समान होना जरूरी नहीं है। यानी इतना बड़ा वृत्त है, इतना बड़ा वृत्त है, उससे मतलब नहीं, वृत्त है तो वृत्त है, समझिएगा। तो इसका ये मतलब है कि इसका साइज सेम हो या ना हो, लेकिन शेप समान होना चाहिए। शेप का मतलब किस शेप में, जैसे पहला वाला वर्ग, दूसरा वाला वर्ग भी, तीसरा वाला वर्ग है, चौथा वाला भी क्या है वर्ग है, तो इसका आकार क्या हो गया वर्ग हो गया। अब साइज इसकी छोटी बड़ी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। तो ये सारे वर्ग आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सभी ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी समरूप होगा, ये भी समरूप होगा, ये इससे हो सकता है, 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 इसको इससे भी कर सकते हो, इसको इससे भी कर सकते हो, यानी किसी से भी किसको कर सकते हो। ये वर्ग है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग। इसका मतलब है आकार सेम हो, ध्यान दीजिएगा, आमाप भिन्न भिन्न रहेगा तब भी चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सारे फिगर ये वर्ग के क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। और समरूप का चिन्ह क्या होता है, ये तो पहला वाला दूसरे से या तीसरा वाला पहले से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। यही हाल इसमें भी हो जाएगा। बोलो आकार क्या है वृत्त, आकार क्या है वृत्त, आकार क्या है वृत्त, आकार क्या है वृत्त। अब छोटा हो या बड़ा हो, कहने का मतलब सभी क्या हैं, समरूप है, सभी क्या हैं, समान रूप के हैं। समरूप का मतलब समान रूप के, इसका मतलब ये भी वृत्त है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, ये भी समरूप है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से ये भी समरूप, सभी समकोण त्रिभुज हैं तो ये भी समरूप हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा। अब समझिएगा, अब एक बात बनती है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज या सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या समरूप होती हैं। अब देखो सर्वांगसम कहा तो इसका मतलब ये चिन्ह है सर्वांगसम, और समरूप का चिन्ह क्या है ये। तो अब बताओ ये समरूप वाला चिन्ह इसमें है कि नहीं है, ये समरूप वाला चिन्ह है कि नहीं इसमें। इसका मतलब है जो सर्वांगसम आकृति है वो तो समरूप होगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम होना ये जरूरी नहीं है, ये तथ्य है। जैसे देखिए ये इसके, ध्यान दीजिएगा ये 4 वाला 2 के तो समरूप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है, इसके अंग समान नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये तीसरा वाला चौथे के क्या है बेटा, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम ये जरूरी, अगर सर्वांगसम है तो समरूप हो सकता है, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति कोई भी है, ध्यान दीजिएगा सबके लिए बात कर रहा हूं, प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती, लेकिन अगर सर्वांगसम है तो ऑटोमेटिक समरूपता है। तो क्लियर हो गया होगा, इसका मतलब हुआ कि ये सर्वांगसमता और समरूपता समझ में आ गया इसके संकल्पना के अनुसार। अब देखिएगा परिभाषा के अनुसार क्या है, देखिएगा समरूपता में परिभाषा के अनुसार क्या, देखिएगा परिभाषा क्या कहता है बेटा, दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि दो बहुभुज चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, खष्टभुज, अष्टभुज, जो भी है
ध्यान दीजिएगा, बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा पॉइंट करा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। तो संगत कोण बोले तो जैसे देखिएगा, अब इसमें तो कोण क्या है, अब इसमें कोण और भुजा, तो विशेष करके हम इसको त्रिभुज के लिए यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे बेटा? त्रिभुज के लिए यूज करेंगे। और ये चतुर्भुज का भाई प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसमें दिक्कत नहीं। प्रत्येक कोण ये क्या है, वर्ग है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसमें दिक्कत नहीं है। और ये सभी भुजाएं बराबर है। वृत्त के लिए कोई लागू नहीं होगा। अब इस पे देखेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको बता दिया सर्वांगसम कौन है, समरूप कौन है। अब देखेंगे इसमें कोण के अनुसार, तो इसमें देखेंगे उनके संगत कोण बराबर हो। जैसे देखिएगा, ये डबल पाई है तो ये डबल पाई, इसका मतलब अगर 30 अंश है तो ये भी 30 अंश है। अगर 60 अंश लेंगे तो ये भी 60 अंश है, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश। ये ज्योमेट्री लिखने का तरीका होता है बेटा। इसका मतलब है सभी कोण बराबर। इसमें देखो, ये कोण, ये कोण, ये कोण, और ये 90, 90, 90, और ये कोण 1 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 1 पाई, जो भी मानो उसमें दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक कोण बराबर हुए तो कोण तो बराबर है। इसके करा उनके संगत कोण बराबर हो। दूसरा करा उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का मतलब क्या है? जैसे देखो, ये यहां पर देखेंगे कौन कौन कोण क्या होंगे, समरूप हो सकते हैं, जिनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। जैसे देखो, इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, 15 है। तो 90 डिग्री के भुजा के सामने 15। ध्यान दीजिएगा, हम पहले जैसे देखो यहां पर लिख रहे हैं, देखिएगा बेटा यहां पर क्या लिख रहे हैं समझिएगा। तो यहां पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज 1 के लिए। त्रिभुज 1 के लिए देखो बेटा क्या है बेटा, त्रिभुज 1 के लिए देखेंगे 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है। हम एक, पहली बात तो ये समझो कि कौन कौन से ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं समरूपता के लिए। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक लीजिए, ये तो बराबर, इसको नहीं लेंगे। बराबर तो सर्वांगसम भी है, समरूप भी है, उसमें दिक्कत नहीं। इसको ले रहे हैं 3 और 1 ले रहे हैं। त्रिभुज 1 और त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा 3, त्रिभुज 1 और 3 को हम तुलना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा यहां 15 है, पहले वाले त्रिभुज का 15 है। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा दूसरे वाले का देखिएगा, सॉरी तीसरे वाले का देखिएगा, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है, 5। तो बताओ, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15। तो कुल मिलाकर अनुपात आया 1/3/1। क्लियर? तो अब इसमें देखेंगे डबल पाई वाले के सामने की भुजा क्या है, 9 है। अब इसमें देखेंगे तीसरे वाले में डबल पाई के सामने की भुजा क्या है, 3 है। देखिएगा बेटा, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, तो ये आ गया, फिर से आ गया 3/1, तो 3:1 आ गया। तो इसका मतलब हुआ, अब देखेंगे और देख लेंगे, ये 1 पाई वाले के सामने की भुजा 12, तो 1 पाई वाले सामने भुजा 12। तो अब 3 वाले में देखेंगे 1 पाई वाले सामने की भुजा क्या, 4, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा, ये भी 1:3 आया। तो अनुपात इसके देखेंगे, पहले वाले त्रिभुज का अनुपात दूसरे वाले त्रिभुज के अनुपात के क्या रहा, बराबर आ रहा। तो ऐसा अगर है तो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। किसी का भी उठा के देख लीजिए, मान लीजिए हम चौथे और पहले का ले रहे हैं, चौथे और पहले का ले रहे हैं, तो पहले वाले 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है बेटा, 15 है। पहले और चौथे का ले लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो पहला लिए त्रिभुज पहला ले लिए बेटा, और त्रिभुज क्या ले लिए, चौथा ले लिए। अब देखते हैं पहले का और चौथे का, देखिएगा प्रत्येक कोण बराबर है, 90 डिग्री डबल पाई सिंगल पाई, 90 डिग्री डबल पाई सिंगल पाई, प्रत्येक कोण बराबर। दूसरा कंडीशन क्या, उनके संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा का मतलब होता है संगत कोण के सामने, जैसे 90 डिग्री के सामने की भुजा उसमें ले रहा हो तो उसमें भी 90 डिग्री के सामने भुजा लीजिए। उसमें 60 अंश के सामने की भुजा ले रहा हो तो उसमें भी 60 अंश के सामने की भुजा लीजिए। देखिएगा, अब ये देखिएगा हम सभी मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी मिटा के तब देखिए पहले और तीसरे का हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा तुलना करना चाहेंगे पहले और चौथे का। तो देखिएगा, अब इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा 10 है, इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा 15 है। तो हमने पहले पहला लिखा फिर चौथा लिखा, तो पहले का कितना है, 15 है। 90 डिग्री के सामने भुजा, इसमें 90 डिग्री के सामने भुजा क्या बेटा, 10 है। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये आ गया अनुपाते 2, 3/2। इसी के अनुसार डबल पाई के सामने भुजा 9, इसमें डबल पाई के सामने एक भुजा 6, तो ये 9/6। तो इसका मतलब 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 3/2, 3:2। सिंगल पाई, इसमें सिंगल पाई के सामने की भुजा क्या बेटा, 12, और इसमें सिंगल पाई के सामने की भुजा क्या है, 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8,
इसका मतलब है अगर भुजाओं में, संगत भुजाओं में अनुपात समान है तो वो भी क्या कहलाएंगे बेटा? समरूपता कहलाएगा। वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत के साथ आपको बताते हैं, समझाते हैं, और वीडियो बनाने में बेटा 2-2 3-3 लोग लग जाते हैं। कोई कैमरा संभाल रहा है, कोई लाइट वाइट इधर उधर। बहुत बड़ा तो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं बेटा, तो आप ही के जरिए ये चैनल आगे बढ़ेगा। तो प्लीज यार आप लोग देख लेते वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बेटा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।